नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम लाइव हो चुके हैं। अगर आप तक मेरी आवाज़ जा रही है, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी का जो लाइव टेस्ट है वो हम करने जा रहे हैं। इंडियन पॉलिटी को हम चैप्टर वाइज सीरियल से एक कह सकते हैं आप। हर चैप्टर के यहाँ पर लाइव टेस्ट आपसे लिए जाएंगे। सबसे पहला जो चैप्टर आपका है, आप सभी को मालूम होगा, संवैधानिक इतिहास। हमारे भारतीय संविधान का संवैधानिक इतिहास, ये पहला चैप्टर है और यहाँ से भी परीक्षा में ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसी चैप्टर को हम टारगेट करते हैं और इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हें हम एक टेस्ट के माध्यम से देने वाले हैं। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप बताइएगा आपको जो है इस पूरा वीडियो पढ़ने के बाद जितने भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं कितने आपके सही हुए हैं, ये ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। ये वीडियो आपके लिए जो आपके एग्ज़ाम एसएससी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएसआई का, लेखपाल का, यूपी ट्रिपल एससी के और सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज हमारा है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में या 1793 ईस्वी में। जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो किस वर्ष पारित किया गया? चारों विकल्पों में से सही जवाब बताइए। मैं कमेंट बॉक्स देख रहा हूँ, अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया। अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो ज़रूर बताइए। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? जी बिल्कुल, इसका जो सही जवाब है वो 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। बहुत इजी प्रश्न था ये। ठीक है, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ये आप कह सकते हैं 1773 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा, या कहा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जो भी भारत में शासन किया जा रहा था ना, उसे एक नई दिशा देने के लिए, उसे रेगुलेट करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट पारित किया गया था। और ये एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये एक्ट पारित किया गया था ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रूल कर रही है वो किस ढंग से रूल करेगी, क्या नियम कानून होंगे, एक तरीके से नाम से ही पता लग रहा है रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट पारित किया गया था। कब? 1773 ईस्वी में। ठीक है, 1773 ईस्वी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके तहत बंगाल में एक गवर्नर जनरल की पोस्ट लाई गई। इससे पहले गवर्नर हुआ करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना उनके गवर्नर हुआ करते थे। लेकिन एक नई पोस्ट आई जिन्हें कहा गया बंगाल के गवर्नर जनरल। तो बंगाल के गवर्नर जनरल की जो पोस्ट है वो 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसी के माध्यम से आई। और कौन था जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल बनाया गया? तो आप कहेंगे वारेन हेस्टिंग। उसका नाम था वारेन हेस्टिंग। मैं लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। वारेन हेस्टिंग। परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है कि भारत भारत का तो नहीं, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। समझ में आ गया होगा, ठीक है आपको। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप सभी को जवाब बताना है, इसका सही जवाब क्या होगा। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, भारत के जो गवर्नर जनरल हैं, भारत के गवर्नर जनरल ना कहें यहाँ पे, बंगाल के गवर्नर जनरल कहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल, यहाँ पे क्या कहें, बंगाल, क्योंकि जब जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ उस समय अभी तक बंगाल के गवर्नर जनरल थे। भारत जो गवर्नर जनरल है वो भारत का गवर्नर जनरल 1833 में कहा जाएगा उसे, क्योंकि जब लगभग लगभग पूरा भारत अंग्रेजों के हाथों में आ जाएगा या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ जाएगा, तब ये गवर्नर जनरल पूरे भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहलाएगा, जिसे कहा जाता है भारत का गवर्नर जनरल। फिलहाल 1773 ईस्वी से लेकर 1773 से 1833 तक बंगाल का गवर्नर जनरल इस पोस्ट को कहा जाता था, और 1833 से 1858 तक भारत का गवर्नर जनरल नाम से पोस्ट हुआ करती थी। लेकिन 1858 के बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत में किसका रूल आ गया, ताज का शासन आ गया, अर्थात कहा जाए तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का डायरेक्ट हम पे कंट्रोल हो गया। तो एक नई पोस्ट आई, पोस्ट यही थी, इसी का नाम बदल दिया गया, वायसराय कर दिया गया। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के ही निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1786 का जो अमेंडमेंट एक्ट आया था उसी के तहत। 1786 का जो अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को कुछ स्पेशल पावर दी गई, जिससे कि जो उसकी समिति थी वो अपनी समिति के निर्णयों को भी रद्द कर सकता था। जैसे हमने आपको बताया, वारेन हेस्टिंग को 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो इसकी सहायता के लिए 4 सदस्य की एक परिषद का भी गठन किया गया था जो उसकी सहायता करती थी। तो इसी परिषद के जो कह सकते हैं निर्णय हुआ करते थे, जो किसी मुद्दे को लेकर जो बहुमत से ये सहमति बनाते थे, तो इनके निर्णयों को भी समाप्त करने का, इनके निर्णयों को भी रद्द करने का अधिकार बंगाल के गवर्नर जनरल को 1786 वाले अमेंडमेंट एक्ट में मिला। 1786 का जो अमेंडमेंट एक्ट था, इसी के तहत कुछ स्पेशल पावर दी गई बंगाल के गवर्नर जनरल को, ताकि वो अपनी परिषद के द्वारा जो बहुमत से भी निर्णय लिया गया उसे भी वो रद्द कर सके। होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? साम्राज्ञी शब्द ये रानी के लिए यूज़ किया जा रहा है, अगर राजा होता तो हम कहते सम्राट। ठीक है, यहाँ पे रानी है, महारानी है, इसलिए जो स्त्रीलिंग वो यूज़ हो रहा है साम्राज्ञी। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? 1858 में, जब 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और महारानी विक्टोरिया के हाथों में ये शासन चला गया, या कहा जाए ताज का शासन भारत पर लागू हो गया, या ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट हम पर अधिकार हो गया, उस समय महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। हालांकि जो इसके लिए ऑफिशियल जो घोषणा है वो बाद में जाकर की गई, लेकिन नियुक्ति महारानी विक्टोरिया को साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया ये पूछा जाएगा तो 1858। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मैं आपको बता दूं, 1909 का जो एक्ट था, जो 1909 का चार्टर्ड एक्ट था,
सॉरी, चार्टर्ड एक्ट नहीं कहेंगे, चार्टर्ड एक्ट तो 1858 से पहले आया करते थे। 1909 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसी को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। अब मार्ले मिंटो जो सुधार या 1909 का जो एक्ट था, ये लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपसे पूछा गया है। मैं आपको बता दूं, 1909 में जो ये एक्ट आया था, इसके माध्यम से मुस्लिम वर्ग के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली शुरू कर दी गई। मतलब इसके माध्यम से ये किया गया कि मुस्लिमों का जो चुनाव है, एक तो मतलब ऐसी सीटें रिजर्व कर दी गई कि जहाँ पर केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा, और इसके साथ ही उसको वोट करने वाले लोग भी मुस्लिम ही होंगे। तो दूसरी भाषा में कहा जाए, पृथक निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत है वो कर दी गई थी 1909 के इस एक्ट में। और 1909 के एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। ठीक है, मार्ले मिंटो बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ये तो मैंने आपको बता ही दिया, बहुत इजी प्रश्न है। 1909 ईस्वी। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ये जो प्रश्न है ना, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछा जाए तो आप सही जवाब बता देंगे। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक जो प्रक्रिया थी या अतिरिक्त निर्वाचक जो मंडल है, वो किसके द्वारा लाया गया था शुरुआत में? वो 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था, उसके माध्यम से लाया गया। ठीक है, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। होप आपको समझ में आ गया होगा। मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा जा रहा है? उस समय मार्ले जो थे, ये भारत के राज्य सचिव थे, जबकि लॉर्ड मिंटो ये उस समय वायसराय थे। ठीक है, चलिए ठीक है। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ये चारों ऑप्शन आप ध्यान से समझ लीजिए और बताइए इसका जवाब क्या है। 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, इसमें किस बात की व्यवस्था की गई थी? क्या द्वैध शासन प्रणाली की यहाँ शुरुआत की गई थी, या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का कंसेप्ट लाया गया था, या संघीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, या प्रांतीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? तो सही जवाब इसका ऑलरेडी आप सभी को मालूम है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जो इसके 10 वर्षों के बाद जो एक्ट आया था, 1919 का एक्ट, उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव हुआ करते थे और चेम्सफोर्ड उस समय ये वायसराय थे। तो जो भी ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, इसमें जो भी प्रावधान थे, उसका सार क्या है? मतलब कह सकते हैं कि ये जो एक्ट आया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों आया था? इन चारों बातों में से आपको ढूंढना है। राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, या हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, या राज्यपालों को वीटो शक्ति। ये चारों जो आपके पास ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के माध्यम से राज्यों के अंदर दोहरी शासन व्यवस्था लाई गई थी। राज्यों के अंदर द्वैध शासन व्यवस्था लाई गई थी। हालांकि 1935 का जो एक्ट आया था, 1935 का जो एक्ट आया था ना, इसके माध्यम से राज्यों से द्वैध शासन व्यवस्था को हटाकर केंद्र में ला दिया गया। द्वैध शासन नाम से ही पता लग रहा है कि दो शासन, प्रांतों में दोहरा शासन। इसका मतलब ये है, मैं आपको बताऊं, जैसे जो भी प्रांतीय विषय थे, जो भी प्रांतीय विषय थे उसको दो भागों में बांट दिया गया। मतलब प्रांतीय विषय मतलब ऐसे विषय जिस पर राज्यों का अधिकार है कानून बनाने का, उन विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। उनको दो भागों में बांट दिया गया।
और इन दो भागों में बांट दिया गया और इन पर कानून बनाने का अधिकार जो है ना अलग अलग लोगों को दे दिया गया। तो एक तरीके से कह सकते हैं प्रांतों में द्वैध शासन जो व्यवस्था है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के माध्यम से लाई गई थी। हालांकि इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया 1935 में और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू कर दिया गया था। समझ में आ रहा है आपको? चलिए ठीक है। जो दो भागों में बांटा गया था ना, एक को कहा जाता था आरक्षित विषय, एक था आपका आरक्षित विषय और दूसरा आपका हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित किया गया था। इन तीनों का अगर नाम आपको मालूम है तो ये आसानी से इसका जवाब दे देंगे। और निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था, बता दीजिए। क्या लॉर्ड पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? क्या एवी अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? क्या सर स्टेफर्ड क्रिप्स कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? या लॉर्ड एमरी कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? इन तीनों में, इन चारों में से कौन से वो तीन हैं? अगर आपको नाम पता है तो इसका जवाब आप बहुत आसानी से बता पाएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड एमरी, क्योंकि बाकी जो तीन है ना, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये तीनों के तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है ये आप बता दीजिए। कैबिनेट मिशन जो लाया गया था 1946 में, उसमें क्या मुख्य मुख्य बातें हैं सभी आपको याद होंगी तो इसका जवाब आप बता देंगे। प्रांतीय सामूहिकरण, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं संघीय व्यवस्था, एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान कैबिनेट मिशन में लाया गया था। इसमें ये बात की गई थी कि सभी प्रांत और जो देसी रियासतें हैं ये मिलकर एक अखिल भारतीय का निर्माण करेंगे, जो हो ना सका। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ये भी बिल्कुल सही है। एक अंतरिम मंत्रिमंडल के गठन की भी बात की गई थी जिसमें भारतीय सदस्य होंगे। पाकिस्तान की स्वीकृति, जी नहीं, ये आपका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं दी गई थी कैबिनेट मिशन में। कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। तो विकल्पों में आपका यही जवाब सही हो जाएगा क्योंकि आपसे पूछा है कि कौन सा गलत है। संविधान निर्माण का अधिकार दिया गया था क्योंकि संविधान सभा के गठन की बात कैबिनेट मिशन में की गई थी। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? इस सभी का, इसका जवाब आपको आसानी से मालूम होगा। जो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें जो भी प्रावधान थे इसी को हमने लागू कर दिए थे। हमारा जो देश आज़ाद हुआ था 1947 से 1950 तक, क्योंकि 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ है। उसके बाद से जो हमारी जो व्यवस्था है हमारे संविधान के अनुसार चल रही है। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारा संविधान तो कुछ था नहीं। तो जब तक हमारा संविधान बना रही थी संविधान सभा, उस बीच में हमारे देश में जो व्यवस्था थी वो 1935 का जो एक्ट था उसके माध्यम से चलाई जा रही थी। हालांकि जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ है उसमें बहुत सारी बातें 1935 का भारत सरकार अधिनियम है वहाँ से ले ली गई, कुछ हूबहू ले ली गई, कुछ में संशोधन करने के बाद जोड़ा गया। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? 1947 में भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी, वो किस योजना के तहत ये किया गया था?
तो आप सभी को मालूम होगा कि माउंट बेटन योजना आई थी। इसमें पाकिस्तान की मांग को भी स्वीकार कर लिया गया था। भारत और पाकिस्तान दो देश, अलग अलग देश की घोषणा हो गई थी, मांग स्वीकार कर ली गई थी। और इसी में कहा गया कि 1947 में देश आज़ाद हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। मार्ले मिंटो सुधार में क्या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी? जी हाँ, बिल्कुल की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या स्वशासन की बात की गई थी? बिल्कुल की गई थी। क्या कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के गठन की बात की गई थी? जी हाँ। क्या साइमन कमीशन के तहत भारत विभाजन की बात की गई थी? नहीं नहीं। कैबिनेट मिशन भारत में 1928 में आया, तब विभाजन की तो कोई बात ही नहीं थी। तो यही आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान है वो किस एक्ट के माध्यम से शामिल किया गया था। हालांकि वो पूरा नहीं हो पाया था, ये सभी आपको मालूम। तो राइट आंसर 1935 का अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, 1935 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ये मैं आपको बता चुका हूँ। 1935 का जो अधिनियम था उसी के माध्यम से केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई और राज्यों में जो द्वैध शासन प्रणाली चली आ रही थी उसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत जो सचिव हुआ करते थे वो, ये पोस्ट कब आई? 1858 में आई। 1858 में आई जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत से समाप्त कर दिया गया और भारत का जो शासन है वो डायरेक्ट ताज के अधीन हो गया। तो उस समय एक नई पोस्ट आई जिसे सचिव कहा गया, भारत सचिव कहा गया। होप समझ में आ गया होगा आपको। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर हम 2 पढ़ेंगे। जो दूसरा चैप्टर है इसका, संविधान सभा, उससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए